नमस्कार। मेरा नाम अमन शांडिल्य हुआ। एडी न्यूज इंडिया को मैं ही संचालित करता हूँ। यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 1 महीना तो हुआ ही। आप लोगों से करबद्ध विनती है, प्रार्थना है कि सब्सक्राइबर को थोड़ा बढ़ा दीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो वीडियो देखें, लेकिन साथ में अगर एक बटन दबा देंगे क्लिक का तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 1 रुपया 5 पैसा भी खर्च होना नहीं है, लेकिन बेनिफिट ये है कि कुछ कुछ बातें जो राजनीति से, समाज से छन करके आती हैं, उसका एक सटीक विश्लेषण आप लोगों के साथ में करता रहूँगा। सुबह का समय है, रहा नहीं गया। इडली बना हुआ था, इडली मेरा प्रिय चीज़ है। सोचे कि इडली खाते हुए एक वीडियो बना लें। अब कितने लोगों को पसंद आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा प्राकृतिक इंसान को प्राकृतिक रूप से रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, पल पल की जो घटनाएं पल पल बदल रही हैं, कौन दुश्मन हो जा रहा है, कौन दोस्त हो जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ घटनाएं ट्रेंड में हैं, काफ़ी ट्रेंड हो रही हैं। उनमें एक अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच का जो तनाव है अभी सुर्खियां बटोर रहा है। दूसरा, मनोज झा ने संसद में जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया है। अब तो ऐसा हो गया है कि पहले गांव में बैठ करके सभी समुदाय के लोग ऐसी ऐसी कहावतें कहते थे जिसमें सभी में जातीय सूचक शब्द था। उस समय के लोग अगर चाहते तो रोज लड़ाई झगड़ा होता, ऐसा नहीं था। बावन, राजपूत, कोयरी, कुर्मी, दलित सबके लिए था, तेली। समझदारी बढ़ने के साथ, पढ़ाई लिखाई बढ़ने के साथ अब लोग बहुत संवेदनशील होते जा रहे हैं। उस समय के लोग पहले के जमाने में बहुत थेथर थे। थेथर शब्द मतलब छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। कोई कुछ बोल लिए, हंस लिए, गा लिए, बात खत्म। अब तो भाई बड़ा मुश्किल है। वो खुद के जाति को बोलेगा हम फलाना है। जब अभी मान लीजिए पंडित हैं, हम बोलेंगे कि अरे सब साला पंडित, ये है वो है वो है। माफ कीजिएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूं। मैं अगर बोलूंगा तो मेरे ऊपर जाति सूचक शब्द यूज करने का आरोप नहीं लगेगा, उसी समुदाय से हम आते हैं। लेकिन अगर कोई राजपूत बोल देगा तो हंगामा हो जाएगा। देखिए, राजपूत होकर के पंडित पंडित बोल रहा है, पंडितवा बोल रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि जातियां टूट रही हैं कि जातियां और मजबूत हो रही हैं। जाति तो पहले से है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप धर्म बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, अपना गांव बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। भारतीय समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। जातियां जब तक रहेंगी आप बदल नहीं सकते।
मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, सनातनी जितने हैं, संवैधानिक तौर पर जाति खत्म कर दी जाए, सबके बीच में आपस में रिश्ते होने लगे और सबको कह दिया जाए कि सब आर्य हैं, कोई अपने टाइटल में तिवारी, चौबे, सिंह, यादव, कुशवाहा, महतो, सिन्हा, राम, पासवान अगर लगाना बंद कर दे, एक सरनेम रखे, तब जाकर के हम बात करेंगे कि सब लोग एक जैसे हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि यहाँ की सियासत कभी ऐसा होने नहीं देगी। अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे बड़े बड़े राजनेताओं की सियासत खत्म, राजनीति खत्म। जाति आधारित राजनीति है, जाति आधारित भी नहीं, जाति आधारित केवल एक मुखौटा है, वस्तुतः पारिवारिक राजनीति है। अब देखते नहीं है, समाजवाद के बड़े बड़े पुरोधा आज की राजनीति में व्यक्तिवादी हो गए हैं। मैं मुख्यमंत्री तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री, फिर पोता मुख्यमंत्री, पतोहू मुख्यमंत्री, जिसको समय के अनुसार जो सेट कर जाए, कोई भी हो। ये कल्चर दो तीन पार्टियों में नहीं है। एक पार्टी तो बीजेपी है, दूसरा कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी। हम भाई कम्युनिस्ट के आलोचक हैं, लेकिन इस मामले में उसके प्रशंसक हैं। कम्युनिस्ट की आलोचना अलग, दूसरा आधार है उसका, राष्ट्रवाद अलग चीज है। कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों ने गलतियां की हैं और आज भी कुछ कर रही हैं, इसीलिए हम आलोचना करते हैं। इस मामले में लोकतांत्रिक है, तो वहां भाई भतीजावाद नहीं है। भाजपा में भी कौन प्रधानमंत्री मोदी के बाद होगा किसी को पता है? अटल जी के बाद कौन होता पता था? नहीं। और एक जदयू में भी नीतीश जी के परिवार में कोई ऐसा बेटा वोटा तो राजनीति में है, ये नहीं है। चलिए हम विषय से विषयांतर हो रहे हैं। तो जो ताजा विवाद है अशोक चौधरी का और ललन सिंह जी का, बड़ा बढ़िया लग रहा है, इसलिए तो तेजी से हम खा रहे थे। तो उस विवाद में बरबीघा को लेकर के है, वहां के शेखपुरा के ये प्रभारी मंत्री थे अशोक चौधरी जी, बाद में इनको हटा करके सीतामढ़ी या शिवहर शायद उधर भेज दिया गया। विवाद इसको लेकर के है कि वहां से हटाए जाने के बाद भी अशोक चौधरी जी वहां जाते रहे हैं। ललन सिंह का कहना है कि आपके वहां जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और वहां के जो सिटिंग एमएलए हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं उनको दिक्कतें होती हैं। अब भाई मामला क्या है? असल में जहां को लेकर के विवाद है वहां अशोक चौधरी के पिताजी वहां से एमएलए हुआ करते थे, मंत्री भी रहे, तो अशोक चौधरी का वहां आना जाना शुरू से रहा है। लेकिन ललन सिंह को या कांग्रेस एमएलए को लगता है कि अशोक चौधरी वहां राजनीति कर रहे हैं। अशोक चौधरी का कहना है कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनको टिकट उन्होंने ही दिलवाया था, उन्हीं कहने पर टिकट मिला था। अभी इस तरह के आपस का खींचातानी कुछ भी हो सकता है, ये सब विवाद है। नीतीश जी भी वहीं पर थे, नीतीश जी चुपचाप सुने फिर वहां से निकल गए, यानी कुछ बोले नहीं। नीतीश जी को देखने पर उनका मनोदशा थोड़ा सा बड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। क्या बोले हम, रहस्यमयी व्यक्ति बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले भी थे तो पहले पॉलिटिकल पंडित उनको समझ नहीं पाते थे, आम जनता तो खैर उनके विकास से प्रभावित थी, शुरू में काम किए ही थे, इसमें कोई शक है नहीं। अभी थोड़ा सा उनका जो मन स्थिति है गड़बड़ाया हुआ लगता है। किसी मंत्री के सर पर
कंधे पर सर रख करके उसको बहुत प्यार करना, जैसे 50-60 साल बाद मिले हुए बिछड़े हुए भाई हैं। दो मंत्री का सर आपस में टकरा देना, मीडिया में कुछ इस तरह का बयान देना, जैसे चंद्रयान पर बोले कि हमको नहीं पता है, या वो घटना हो गई थी मर्डर वाली, हत्या वाली, तो उसमें बोले कि भाई हमको पता ही नहीं है, अधिकारी लोग बताएगा तब ना, कहाँ बताया है अभी। अच्छा ठीक है, देखते हैं, संज्ञान लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ मेरा मानना है कि इन्होंने दारू बंद किया, लेकिन दारू के साथ गांजा तो बंद किया नहीं बिहार में। और जहां तक पता चलता है, लोग कहते हैं कि ये गांजा भी पीते हैं। तो गांजा पीते हैं तो गांजा का असर तो दिमाग पर होबे ना करेगा। उम्र हो गया है भाई, बहुत ज्यादा, 70 पार कर गया है। अब उसी में क्या क्या बोल देते हैं। नीतीश जी के प्रति मेरे मन में थोड़ी श्रद्धा रहती है। भैया ये मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे ना, तो गांधी मैदान में हम राजा बाजार से पैदल चल करके गांधी मैदान पहुंचे थे, ऐसा जोश था। खैर, ये एक विवाद है। इसी बीच इस विवाद में एक नया एंगल जुड़ गया। हाँ, लेकिन अशोक चौधरी वाला जो विवाद है ना, उस पर हम अभी बाद में बताएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसके साथ एक घटना जुड़ा हुआ है, एक मुद्दा, जिसको ललन सिंह, अभी तो हम ऐसे बता दिए कि बात क्या है, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है। उस कारण पर हम बात करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण बात है उस सीट को लेकर के। अशोक चौधरी ऐसे ही नहीं दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण तो है। अब मनोज झा लोकसभा में, राज्यसभा में एक कविता पढ़ दिए। खेत में हल जोता किसान, फसल बोया किसान, मजदूरी किया किसान, अब फसल को काट करके ले गया ठाकुर। तो ठाकुर कहने का मतलब है यहां पर जमींदार, जो पहले हुआ करते थे, उस परिवेश में लिखा गया है कविता। और जमींदार तो राजपूत भी रहे हैं, पंडितों रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे यहाँ पासवान जाति के लोग भी जमींदार थे। हमारे गांव के ऊपर पहाड़ी है, बहुत बड़ी, कैमूर की पहाड़ी। उसके ऊपर जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, खरवार, वो पहाड़ के जमींदार थे। लाला बिरादरी, कायस्थ बिरादरी जमींदार थी। हमारे जिला में जमींदारी सबसे ज्यादा कुर्मी जाति के पास, आज भी 100-200 बीघा जमीन मिलेगा। अधिकतर कुर्मी जाति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, कुर्मी की है। हो सकता है पढ़े लिखे आदमी है मनोज झा, हालांकि उनकी वैचारिक मेरे से मतभेद हैं, उनकी विचारों से मैं सहमत नहीं रहता हूं। वो घनघोर वामपंथी हैं, तो उस वामपंथ और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मेरे विचार, उनके विचार टकराते हैं। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में मनोज झा बोल रहे थे, वो कहने का मतलब यही था। वो बोले भी थे कि हम भी हो सकते हैं ठाकुर, आप भी हो सकते हैं, इस ठाकुर को भगाइए। यानी समाज से जो सामंतवादी विचारधारा है, अब सामंतवादी का मतलब ये थोड़ा ना होता खाली राजपूत या केवल पंडित, ब्राह्मण या भूमिहार। सामंतवादी व्यवस्था समाज की व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था नहीं है। जिसके पास धन है, बल है, वो सामंतवादी है। जो अपने से नीचे का शोषण करता हो। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एक दलित परिवार जो उसके पास 1 अरब की संपत्ति है, कोठी उठी, मार्केट फार्केट सब है, और उसी लेवल का एक पंडित परिवार है, उन दोनों में लड़ाई होगा? कबो नहीं होगा। और जो अरबपति दलित है, उसके यहाँ जो नीचे वाले गांव वाले दलित हैं, जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। ईमानदारी से सोचिएगा ना, ये सामंतवाद शब्द जो है, इसका जाति से पहले, क्योंकि अपर जातियां ही मुख्य धारा में थी, तो उनको सामंतवादी कह दिया गया। उस विचारधारा से वो जुड़े हुए थे अंग्रेजों के समय में।
आज के इस परिवेश में ऐसा नहीं है। सामंतवाद एक मानसिक विकृति है और ये किसी को हो सकता है। इससे प्रभावित कोई भी कास्ट हो सकता है जिसके पास माल है, पैसा है, धन संपत्ति है। तो ये सब बातें हैं। मनोज झा के कहने का मतलब यही था, लेकिन इस पर चेतन आनंद जो आनंद मोहन के पुत्र हैं, आरजेडी के विधायक हैं, सुनील सिंह मामा जानते ही हैं, तेजस्वी जी के मामा हैं, ये दोनों ने आपत्ति जाहिर की है, क्योंकि दोनों राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, कि मनोज झा माफी मांगे। फिर जदयू के प्रवक्ता हैं बिहार के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, आंख के डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। शुरू में मेरा आंख खराब हुआ तो IGMS में उन्हीं से मैं पहली बार दिखाया था, इसलिए मैं मानता हूं कि डॉक्टर अच्छे हैं। अब राजनीति में आ गए, राजनेता हो गए, वो भी विरोध किए हैं। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, अब इसमें आप सोच सकते हैं, लोकसभा का चुनाव है, जातियों को इधर से गोलबंद उधर से गोलबंद, करें वो करें, क्या क्या करें कि जातियां गोलबंद होकर के कुछ जदयू की ओर आ जाएं, कुछ आरजेडी की तरफ। देखिए, हर पार्टी का अपना गुणा गणित है। कोई देख रहा है कि मेरा 5% वोट अगर जुड़ जाता तो ये सीट निकल जाता। कोई सोच रहा है कि 10% अगर राजपूत का वोट इस चुनाव में अगर ऐड हो गया ना लोकसभा में, तो हमारा सीट पक्का है। कोई सोच रहा है कि यहाँ पर पंडित का वोट अगर 10%, अगर खाली 10% अगर हम ले लेंगे ना, तो चुनाव निकाल लेंगे। ऐसे गुणा गणित होता है। वो पूरे समुदाय पर टारगेट नहीं करता है, वो ऐसा स्टेटमेंट देता है, जानता है कि मेरे स्टेटमेंट से या मेरी बातों से पूरा समुदाय प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अति उत्साही लोग 5% 10% टूट गए तो मेरा काम हो गया। सियासत यही है। न तो मनोज झा की कोई वैसी सोच है, प्रोफेसर आदमी है, मैं भी शिक्षक हूं, रहा हूं, अभी तो थोड़ा शिक्षण कार्य से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन अभी हैं हम, वे ऑनलाइन धंधा सब चल रहा है। तो उनकी विद्वता पर, उनकी सोच पर मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और राज्यसभा में जो उन्होंने कहा है, मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर, मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य भी हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरी जो निजी राय है, वो मनोज झा की वैसी कोई मंशा नहीं थी। वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारे लोग लोकसभा में दे देते हैं, ऐसे वैसे बात बोल देते हैं, तो किसी जाति को टारगेट थोड़ा ना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यही सब सियासत बिहार का चल रहा है। हाँ, अभी अभी 2-3 लगातार मेरे वीडियोज मनीष कश्यप पर भी आए हैं। एक वीडियो कल मैंने डाला था, एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो गाली गलौज कर दिया था मनीष कश्यप को। मेरा कहना है कि मनीष कश्यप को चोर, बदमाश, लुटेरा, मवाली, बदमिजाज, क्या क्या शब्द नहीं वो आदमी बोला। अपने को वरिष्ठ पत्रकार कहता है, कई टीवी चैनलों पर काम भी किया है। तो मनीष कश्यप से मेरे रिश्तेदार नहीं है कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं। लेकिन एक बात आप सोचिएगा, तो मनीष कश्यप चोर तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है, मवाली तो नहीं है, ये सच है। किसी लड़की को छेड़ा नहीं है, किसी के घर में घुसा नहीं है, कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है, बस उसने सियासत से पंगा ले लिया है। अब सियासत से टकराने का नतीजा है कि एनएसए लगा है, जेल में है। ये गलती तो हुई मनीष कश्यप से, लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि क्या हम सियासत के डर से सच बोलना बंद कर दें। मनीष कश्यप ने जिस तरह से लोकल इश्यूज को उठाया, रोड कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ पर रोड है नाली नहीं है, कहाँ नाली बन गया है रोड नहीं है, कहाँ भ्रष्टाचार है, किस ब्लॉक में कौन कौन अधिकारी घूस लेते हैं। तो मनीष कश्यप के जितने वीडियोज थे एग्रेसिव थे, और उसको देख करके लगता था कि बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अरे लगता तो ऐसे भी है, गांव का आदमी जाता है ब्लॉक में तो उसको पता चल जाता है कि ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है। भयंकर भ्रष्टाचार है सिस्टम में, भयंकर। जितने डिपार्टमेंट हैं, हम किसी में तो मान ही नहीं सकते कि ईमानदारी है।
एक छोटा सा जो पंचायत सेवक होता है ना, आपको मैं बता रहा हूं, जो ईमानदार पंचायत सेवक होगा वो 10-15 लाख साल में एक्स्ट्रा कमाई करता है, जो ईमानदार होता है। और जो बेईमान होता है 50 से 60 लाख रुपया कमाई करता है। आइए देखिए ना, पटना में कितने कितने फ्लैट्स उन लोगों के हो गए हैं। पंचायत सेवक की क्या औकात है जी? कोई औकात है पंचायत सेवक की? ये निचले स्तर का नौकरी है। तो कितना भ्रष्टाचार है आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि आम जनता रोज देखती है, समझती है, सब कुछ करती है। बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में सब कुछ है, गाली देगी नरेंद्र मोदी को। अरे नरेंद्र मोदी तो बहुत सारा डायरेक्ट ट्रांसफर प्लान के तहत पैसा वो भ्रष्टाचार से बचा लिए और डायरेक्ट खाता में जाने लगा। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, शौचालय का हो, और भी डायरेक्ट ट्रांसफर प्लान के अंतर्गत जितनी योजनाएं आती हो, कोई भी हो। लेकिन गाली देंगे किसको? नरेंद्र मोदी को। बिहार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। बिहार की सरकार प्रभु सामाजिक न्याय की सरकार है, और सामाजिक न्याय की ऐसी सरकार है कि ओबीसी की आबादी 54% लोग कहते हैं। मैं नहीं मानता, लेकिन लोग कहते हैं कि 54% है। और 54% में 10% ओबीसी के आरक्षण का फायदा लेते हैं, या बाकी सब तो वही है गाँव में। कोई चाक मिट्टी का बर्तन बना रहा है, कोई सैलून खोल करके दाढ़ी बना रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है। कहाँ पहुंचा है? अपने अपने गांव में जाकर देखिए, कितने नाई के या कितने लोहार के, कितने बढ़ई के या कितने कुम्हार के, प्रजापति, कितने चंद्रवंशी के समाज के लोग आगे बढ़े हैं, कितने लोगों को टिकट मिला है, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, पता कीजिए। जितने लोग देखेंगे मेरा, सबके लिए मैं बोल रहा हूं। तो बहुत बड़ा खेला है, लोचा है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, उन पर भी थोड़ा सा मैं बोल लेता हूं। कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ओबीसी की जो राजनीति है ना, उसकी धारा बदल जाएगी। हमको तो लगता है नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। पूरा विपक्ष का ये टिक जो है ना, ये पकड़ करके पूरा हिलाए हुए हैं। मारते भी हैं गाल पर एक तमाचा, पीछे से सहला देते हैं। उसे तो बुलवाया जा रहा है, उसको क्या पता है? सरकार की योजनाओं का पता है उसे? कुछ नहीं पता है। जिनको पता है वो जानते हैं कि मोदी ने ग्राउंड पर क्या काम किया है, जमीनी स्तर पर। अब बिगड़े हुए घर में कई सालों से जिस घर के ऊपर छाजन माजन चेंज न हुआ हो, पेंटिंग डेंटिंग न हुई हो, कोई रहने को भी ध्यान न दिया गया हो, वैसे घर को सफाई करने में, रंगाई पुताई करने में, उसको महल बनाने में, खूबसूरत बनाने में, फर्नीचर लगेगा, पेंटिंग होगा, पर्दे लगेंगे, डाइनिंग टेबल लगेगा, किचन में स्लैब लगेगा, फर्श टाइल्स लगेंगे अच्छे। ये सब करने में भैया समय लगता है। एक हम छोटा सा घर बनवाते हैं ना, तो साल भर लग जाता है घर बनवाने में। तो भी कभी कभी काम रुक जाता है। जो देश का निर्माण कर रहा है, जो विदेशों में भारत का झंडा ऐसा फहराया, अब सब लोगों को पता है। अब उससे उम्मीद रखिएगा कि 9 साल में पूरा अमेरिका बना करके इंडिया को दे दे, तो संभव है? नहीं संभव। अभी तो अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। भारत की जो इकोनॉमी है अब 5वें पर आई है। अब 2-3 साल के अंदर अगर मोदी जी रह गए, अगले प्रधानमंत्री फिर बने, तो 2-3 साल के अंदर तीसरे स्थान पर ला देंगे, ये मेरी गारंटी है, जिस रफ्तार से काम हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। मेरा एक सवाल है भैया, मजदूर बिहार से जाते हैं दक्षिण में, यूपी से जाते हैं, उधर के लोग काहे नहीं मजदूरी करने बिहार में आते हैं? आप नौकरी करने साउथ तक जाते हैं, चेन्नई, हर जगह जाते हैं। चाय बेचना हो, या गोलगप्पा बेचना हो, या फास्ट फूड की दुकान खोलनी हो, सब बिहारी है, बिहार यूपी का। बिहार में क्यों नहीं है?
महाराष्ट्र के लोग बिहार में काहे नहीं आते हैं नौकरी खोजते खोजते? ये बगल में बंगाल है, वहां का तो आता ही नहीं है। वो रोहिंग्या सबको मत, रोहिंग्या सब वो बंगाली नहीं है, वो सब विदेशी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उड़ीसा का काहे नहीं आता है, गुजरात का काहे नहीं आता है, पंजाब का काहे नहीं आता है, मध्य प्रदेश गरीब राज्य है, उसका तो आता ही नहीं है बिहार। ये नहीं है रोजगार यहाँ, तो बेरोजगारी नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, रोजगार ही नहीं है। ये सवाल राज्य सरकार से पूछना होगा कि आज़ादी के बाद से अब तक जितनी सरकारें रहीं उन्होंने क्या किया बिहार के लिए। कभी पंजाब बिहार से गरीब राज्य हुआ करता था, पंजाब हरियाणा आज इंडिया का टॉप मोस्ट राज्यों में स्थान है उसका। वो चावल देता है तो हम खाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बिहार का चावल निकल जाता है। किशोर कुणाल जी के समधी हैं और किशोर कुणाल जी के बेटे से इनकी बेटी की शादी हुई है। जैसा सूत्र बता रहे हैं कि अशोक चौधरी जी चाहते हैं कि वहां से जिस विधानसभा को लेकर के ललन सिंह से झगड़ा हुआ है वहां अपने दामाद को चुनाव लड़ाएं, यही मामला है।